हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं आज आप लोग के लेकर आया हूँ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का न्यू लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो अगर बात करते हैं हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया था और साथ में आयुर्वेदिक नेमिंग भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। जो आज हम लोग नया लेक्चर लेकर आए आप लोग उसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस बिहाफ पे किस तरीके से होता है। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे आज आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो हम लोग जब से सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो एल्डिहाइड कैसे बनाया था हम लोगों ने? कार्बन कंपाउंड से ये ऑक्सीजन लगा था, इधर एक R लगा था और इधर एक H लगा हुआ था। ये हमारा एल्डिहाइड था। वहीं बात करते हैं अगर कीटोन की बात करते हैं तो R≡COO और दोनों तरफ हम लोगों ने क्या लगाया था? R लगाया हुआ था। अगर हम इस बिहाफ पे चलते हैं तो देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है। पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो कहा था जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा क्या होता है? एक पाई बॉन्ड होता है। तो देखो AB सिग्मा बॉन्ड, AB सिग्मा बॉन्ड और AB सिग्मा बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इसकी बात करते हैं तो इस कार्बन की बात, क्योंकि हमें मेन जो हमारा वो हमारा एक कार्बन है और इस कार्बन की अगर बात करते हैं तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इस पे? तो गिन सकते हैं 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन के ऊपर जब 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा, दैट मीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी इस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन जो निकल गया है वो कौन सा हमारा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके अगर बात करते हैं sp2 हाइब्रिडेशन है तो sp2 हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल निकल के आता है, यानी कि जो E वाला बॉन्ड एंगल होगा, जो एक्चुअली ये वाला होगा या फिर A वाला होगा, ये वाला, इन तीनों का जो बॉन्ड एंगल निकल के आता है वो निकल के आता है हमारा 120 डिग्री निकल के आता है। तो यानी कि इस कार्बन पे, यानी कि इस कार्बन का जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। तो यही अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन में भी क्या है? दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब R यानी कि कार्बन की चेन जुड़ी हुई होती है और बीच में जो कार्बन कंपाउंड है C डबल बॉन्ड वो लगा हुआ है। अगर हम इस पर भी सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। हमेशा बोला गया है कि जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और कितना होता है? 1 पाई बॉन्ड होता है। तो इस कार्बन की भी बात करते हैं, अगर इस कार्बन पे तो देखो 1 2 3 सिग्मा और 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन की बात करें या फिर इन बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे बना हुआ होगा इन सब का बॉन्ड एंगल भी कितना निकलेगा? हमारा 120 डिग्री ही निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड एंगल का ज्यादा डिफेक्ट नहीं होता, अगर आएगा भी तो थोड़ा मोड़ा आ सकता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है? थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाता है। लेकिन अगर मतलब वही समथिंग अगर कहीं पे चेंज होता है तो 119 मतलब 119 कर देंगे, इसका 120 हो जाएगा, 119.5 भी हो सकता है कहीं कहीं। तो ये थोड़ा सा ही डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है अल्काइल ग्रुप की वजह से। अदरवाइज अगर बात करें तो दोनों का जो बॉन्ड एंगल क्या होता है वो हमारा सेम होता है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या इनका सेम होता है। ठीक है, हाँ एक चीज में अगर बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में अगर कुछ डिफरेंट है तो एक ही डिफरेंट है, इसमें एक है अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन है, इसमें बस क्या है? दोनों तरफ क्या है? अल्काइल ग्रुप होता है। ये हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ये हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन, इसका कार्बन कंपाउंड होकर क्या होगा? मिड में होगा। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है? एल्डिहाइड एंड कीटोन की बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो इसका स्ट्रक्चर था। अब हम बात करते हैं इसके आइसोमेरिज्म की बात करते हैं कि इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती है। तो मैंने पहले ही दिन आप लोग को बेसिक जब इंट्रोडक्शन दिया था उस दिन मैंने बताया था आप लोग को कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन की अगर आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो इसमें चेन आइसोमेरिज्म पाई जाती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म पाई जाती है, इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पाई जाती है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, 4 चीजें पाई जाती हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इसकी आइसोमेरिज्म की अगर बात करते हैं तो जिसमें सबसे पहले आइसोमेरिज्म जो पढ़ी थी वो क्या पढ़नी है हम लोगों को? चेन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है,
चेन आइसोमरिज्म की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या बताया था कि चेन में ही डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि जो कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होती ना, श्रृंखला में इसमें परिवर्तित हो जाना चाहिए, यानी कि कहीं पे 4 कार्बन की, कहीं पे 3 कार्बन की, लेकिन फंक्शन ग्रुप जो होना चाहिए हमारा क्रियात्मक, जो हमारा फंक्शन ग्रुप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि जो अणुसूत्र होगा वो भी हमारा क्या होगा, समान होना चाहिए, क्योंकि चेन आइसोमरिज्म की जो डेफिनेशन होती है यानी कि परिभाषा होती है वो यही कहता है कि किसी जो यौगिक होता है हमारा, यौगिक का अणुसूत्र समान हो परंतु चेन में यानी किसमें परिवर्तित हो, यहाँ पर श्रृंखला में परिवर्तित हो अगर, तो उसी को कहते हैं हम लोग श्रृंखला समवायता के नाम से जानते हैं। यानी कि इंग्लिश में अगर बोले तो वो बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म आर दोस which have the same functional group as well as the same molecular formula but different at the number of carbon atom chain are known as chain isomerism। यानी कि चेन में ही डिफरेंस होना चाहिए, श्रृंखला में ही परिवर्तित होना चाहिए, जबकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणुसूत्र समान होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से अगर बात करते हैं, हम लोगों ने लिए 4 कार्बन का, तो इसका जनरल फॉर्मूला अगर मैं बात करता हूँ कार्बन कंपाउंड का, तो क्या बताया था मैंने, CnH2n.O ये बताया था। यानी मैं अगर C4 लूंगा तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, यहाँ पे 8 आने हैं ना, तो C4H8 एक ऑक्सीजन इसका आना ही आना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, देखो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन तो एक CH ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर क्या होंगे, हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, इसमें भी एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन इधर, क्योंकि हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती, 4 से कम तो होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CHO, गिन लो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन एक 8 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम लोग, 3 4 आईपीसी नाम पढ़े। 4 कार्बन को क्या बोलते थे, ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या आ जाएगा हमारा एल्डिहाइड का अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। लेकिन अभी हम 4 कार्बन की इसकी चेन आइसोमरिज्म अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगी इसके लिए, CH3 CH3 CH और CHO। देखो जरा इसमें भी तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 3 6 7 1 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन देखो एक ऑक्सीजन है, ये भी तो वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, लेकिन 1 2 3 आपकी बात, लेकिन दूसरे नंबर पे एक हमारी क्या आ गई, साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला आ गई है, और उसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे मैथिल लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 2 मैथिल, और 3 कार्बन बची मेन चेन में, तो क्या होगा इन और अल प्रोपेनल, जिसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेनल। ये देखो अंतर क्या है दोनों में, इसमें 4 कार्बन की मेन चेन है, इसमें 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। अंतर बस इतना, यहाँ पे कार्बन की परमाणु, जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला है उसी नंबर ऑफ यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम की जो चेन है उसी में, इसमें 3 कार्बन इसमें 4 कार्बन, तो डिफरेंट इसमें किसमें केवल चेन में है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। लेकिन अगर दोनों की बात करते हैं तो दोनों में 4 कार्बन है, दोनों में ही 8 हाइड्रोजन है और दोनों में क्या है, एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, चेन आइसोमरिज्म बात करते हैं। अच्छा, कीटोन भी चेन आइसोमरिज्म रिप्रेजेंट करता है क्या, बिल्कुल चेक कर लेते हैं जरा, क्योंकि कीटोन भी तो पढ़ रहे हैं हम लोग साथ में। तो CH3 4 कार्बन कहीं देख रहे हैं एक बार, ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक, देखो 4 कार्बन के लिए अगर हम बोलेंगे, 4 कार्बन के लिए कीटोन आइसोमरिज्म से बोलेगा तो नहीं करेगा, 5 कार्बन का बना लेते हैं, ठीक है, 5 की बना लेते हैं, तो CH2 CH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिख रहे हैं, C5 हो जाएगा, H10 हो जाएगा और क्या होगा, O हो जाएगा। चलो देखते हैं, देखो 4 कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर लेते हैं किधर से भाई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तीसरे पे कौन लगा, कीटोन लगाएं तो क्या हो जाएगा, पेंट एन, और कौन से तीसरे पे लगाना तो 3 ऑन, ये हो जाएगा। अब देखो हम इसका साइड चेन बनाते हैं जरा, तो देखो क्या होगा, एक चेन में बनाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर लगा देते हैं CH CH3 और CH। ठीक, देखो जरा इसमें कार्बन देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये भी है, लेकिन नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो नंबरिंग करेंगे इधर से ही 1 2 3 4, यानी कि 3 पे देखो साइड चेन लग गई ना, तो 3 मैथिल, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट एन, और दूसरे नंबर पे लगा है ऑन, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2 ऑन, इसका क्या जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसकी चेन आइसोमरिज्म होती है।
ओके, नेक्स्ट जो पढ़ी थी हम लोगों ने वो पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, और पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या कहता था उसको भी समझते हैं, जरा इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो पहली बात जब उसने पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए बोला था तो यहाँ पे एक बात बोली थी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म कैन ओनली शो बाय द कीटोन, यानी कि जो पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है केवल और केवल कीटोन ही रिप्रेजेंट करता है, ए एल्डिहाइड में नहीं होती है। चलो यहाँ देखो क्या पोजीशन में अंतर आ रहा है क्या। पोजीशन आइसोमेरिज्म की जो परिभाषा होती है वो कहता है जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है उसकी पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि एक जगह 2 एक जगह 3, यानी कि जो फंक्शनल यानी क्रियात्मक समूह जहां पर लगा हुआ हो उसके स्थान में परिवर्तन अगर होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि स्थान समावेता के नाम से जानते हैं। अब एक्चुअली चेक करो इसमें देखो कीटोन जो लगा वो कौन सा है, ओके चलो इसमें देखो कीटोन की अगर बात करते हैं इसमें कीटोन कौन से नंबर पर लगा, तीसरे नंबर पर लगा, जबकि इसकी बात करते हैं इधर देखो कीटोन कौन से नंबर पर लगा हुआ हमारा, ये दूसरे नंबर पे लगा हुआ है। तो स्थान में परिवर्तन हो गया ना, जो स्थान में परिवर्तन हो तीसरे से दूसरे नंबर पे आ गया, इसी को क्या कहते हैं हम लोग स्थान समावेता यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो एक एग्जांपल से हमने दूसरे यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म को भी समझ लिया है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में बस यही याद रखना है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप के यानी क्रियात्मक समूह के स्थान में परिवर्तन अगर हो जाए, द चेंज इन पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज द पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि क्रियात्मक समूह के फंक्शनल ग्रुप के स्थान में परिवर्तन अगर हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं अपनी हम लोग उसको क्या कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी कि स्थान समावेता के नाम से जानते हैं। तो दूसरी होगी हमारी स्थान समावेता। तीसरी जो हमारी है वो क्रियात्मक समावेता, क्रियात्मक समूह समावेता। देखो मेरी तबीयत भी खराब है, आवाज भी निकल रही है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। मैं आप लोग जितना कर रहा हूँ आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ओके चलो ओके, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अब, हमारी ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हारा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे हर एक, चाहे वो नीट हो तुम्हारा, चाहे वो तुम्हारा जेईई मेंस हो, और चाहे वो तुम्हारा क्या हो बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम, किसी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है ना वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही होती है, क्रियात्मक समावेता ही होती है। एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या अंतर होता है, देखो याद जैसे हम लोग यही पढ़ रहे हैं तो हमें क्या है, हमने अगर कोई क्रियात्मक समूह देखा यानी CnH2n.O देखा तो हमने हमने कहा तो एल्डिहाइड का था ना जनरल फार्मूला यानी कीटोन बनेगा, तो 2 ही में हम लोग टिक कर देते हैं, किसके कितने 2 होंगे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, एल्डिहाइड कीटोन भी बनते साथ में और सारे भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले रहा है, तो हम उन सब कंपाउंड को भी हमें क्या होता है उसकी क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो होती है उस सब उसके अंदर ही हमें पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये CnH2n.O है तो इससे एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनते हो, नहीं, इसीलिए हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में देना जाता है। ठीक है, अच्छा तो बात करते हैं क्रियात्मक समूह CnH2n.O, याद रख लेना जेईई मेंस नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पक्का आता है यहां से, मोस्टली 99% बोल रहा हूं। ठीक है, केवल जो जेईई मेंस में जो आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आता है, आइसोमेरिज्म से जो क्वेश्चन आता है वो या तो तुम्हारा जेईई मेंस की बात करूं चाहे नीट की, जो एक क्वेश्चन बनता है या तो वो बनता है चेन आइसोमेरिज्म से, सॉरी इससे हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म से, या फिर बनता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इन 3 आइसोमेरिज्म से ही क्या होता है मोस्टली 90% जो 99% होते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना CnH2n.O होता है, इससे कौन कौन से तुम्हारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले तो एल्डिहाइड ही बनेगा और कीटोन, ये 2 तो बनने ही बनने हैं, ये 2 के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं। साथ में यहां पे होता है अनसैचुरेटेड अल्कोहल। तो देखो जो हमारा CnH2n.O होता है यानी कि जो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है, इसके द्वारा हम लोग कौन कौन से क्रियात्मक समूह यानी कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के हम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा एल्डिहाइड कीटोन अनसैचुरेटेड अल्कोहल
अनसैचुरेटेड ईथर, अनसैचुरेटेड ईथर, साथ में एपॉक्सी भी बना सकते हैं, एपॉक्सी भी बनाते हैं। एपॉक्सी के साथ में इसमें अगर बात करते हैं हम लोग, एपॉक्सी के साथ में करते हैं साइक्लो ईथर का भी फॉर्मेशन इससे हम लोग कर सकते हैं। साइक्लो ईथर और साइक्लो अल्कोहल। तो कुल मिला के अगर हमारे पास ये एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला अगर दे के रखा हुआ है हमारे पास, तो हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, एपॉक्सी, साइक्लो ईथर एंड साइक्लो अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि इतने कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हुए तो हो सकते हैं इनके भी 2-2, 3-3 बन सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक्चुअली एग्जांपल में हम लोग करते हैं C3H6 और O देकर रखा है, इसके बना सबसे पहले एल्डिहाइड बना इसका। ठीक है, एग्जांपल है हमारा, इसके हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे एल्डिहाइड बनाएंगे तो क्या होगा हमारा CH3, CH2 और CHO, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। फिर बनाना है कीटोन, तो कीटोन बनाते हैं, तो CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है ना तो प्रोपेनल। इसका नाम क्या है, एसीटोन है वैसे तो, लेकिन हम लोग इसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो प्रोपेन 2-1 लिखेंगे ना, प्रोपेन 2-1। सॉरी। फिर क्या, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाला आ जाएगा तो क्या जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 अल्कोहल ना और OH। देखो इसमें देखो 3 ही कार्बन है, हाइड्रोजन देखो 2, 1, 3, 4, 5, 1, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया, इसी वजह से क्या कर दिया हम लोगों ने, अनसैचुरेटेड कर दिया। तो इसका नाम क्या होना चाहिए इसका, देखो 1, 2, 3, तो 2 पे डबल बॉन्ड आया तो 2 पे इन लगेगा तो क्या बोलेंगे, प्रो 2 इन और 1 ऑल, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो ये तो हुआ अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अब बनाते हैं अनसैचुरेटेड ईथर। ईथर में क्या होता है, ROR होता है तो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3। देखो 3 कार्बन है, 1, 2, 3 हाइड्रोजन 3, 4, 5, 6। इसका नाम क्या होगा, कम वाले को ऑक्सी, यानी कि इसको क्या कहेंगे, मेथॉक्सी, तो मेथॉक्सी। देखो 1, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, तो इसका नाम हो जाएगा एथ, और डबल बॉन्ड आया तो ई, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथीन, इसका नाम हो जाएगा। फिर एपॉक्सी बनाना है। एपॉक्सी देखो एक्चुअली होता क्या है, CH3 CHO CH2, 1, 2, 3, 4। देखो ये बीच में जो ऑक्सीजन एक एंगल में लगा हुआ ना, जब इस टाइप का कोई होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, एपॉक्सी कहते हैं। देखो जरा 1, 2, 3, तो 1 और 2 पे लगाना है एपॉक्सी, तो क्या लिख देंगे 1, 2 एपॉक्सी, और 3 कार्बन है तो क्या बोल देंगे, प्रोपेन। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1, 2 एपॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा एपॉक्सी। उसके बाद में साइक्लो ईथर और साइक्लो अल्कोहल का भी फॉर्मेशन होता है, तो इनको और हम लोग यहाँ पर बना के देख लेते हैं। तो साइक्लो अल्कोहल 3 कार्बन का साइक्लो, तो देखो 1, 2, 3, देखो 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन देखो हर एक कार्बन में 4 बॉन्ड, तो देखो इस पर भी 2 बॉन्ड होंगे तो 1 H 1 H, इस पर भी 2 बॉन्ड होगी 1 H 1 H, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4 बॉन्ड हो गए ना कार्बन पे, इस पे भी कितना होगा 1 H, और अल्कोहल है तो OH। तो ये क्या हो गया हमारा, साइक्लो अल्कोहल हो गया। ठीक है, साइक्लो भी बनाओ और क्या हमारा अल्कोहल, साइक्लो ईथर और बनाते हैं अगर बनेगा तो। ठीक है, देखो ऑक्सीजन इधर इधर इधर, देखो 3 कार्बन 1, 2, 3 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो, इस पर भी 2 हाइड्रोजन, इस पर भी 2 हाइड्रोजन, और इस पर भी 2 हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी 4, इधर का लगा है ईथर, तो इसको कह देंगे साइक्लो अल्कोहल और इसको साइक्लो ईथर के नाम से। लेकिन है कार्बन कितने, 3 कार्बन है ना, तो इसको बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, 3 कार्बन को प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन
वन ऑल। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम साइक्लो ईथर में बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग साइक्लोप्रोपेन ईथर। बस इसका नाम कुछ नहीं बोलेंगे। ईथर जैसे एक कॉमन नेम की तरह लिखा जाता है इसका कॉमन नेम। इसका नाम क्या लिखा हम लोगों ने? कॉमन नेम लिखा, क्योंकि इसमें ऑक्सी तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि अलग तो चैन है नहीं है, एक ही साथ में लगा हुआ है, तो इसी वजह से साइक्लोप्रोपेन ईथर। जैसे कि कॉमन, अगर मैं मान लो यहाँ पे मान लो अगर मैं 3 कार्बन का सिंपल ईथर लिखता हूँ 3 कार्बन का, तो जैसे लिखा होता CH3O CH2CH3। इसका नाम, अगर नाम की बात करूं कॉमन नेम, तो इसका नाम होता है मैथिल एथिल ईथर। उसी प्रकार से बोलते हैं साइक्लो प्रोपेन ईथर। इसका क्या हो जाता है? कॉमन नेम की तरह इसका नाम दे दिया जाता है। तो यानी कि हम लोगों ने जब देखा C3H6O सॉरी C3H6O है, यानी कि किसका जनरल फार्मूला है? अल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड एंड कीटोन का जनरल फार्मूला है। लेकिन इससे एल्डिहाइड कीटोन के अलावा भी कौन कौन बने? एल्डिहाइड बना, कीटोन बना है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना, अनसैचुरेटेड ईथर बना, एपॉक्सी बना, साइक्लो अल्कोहल बना और साइक्लो ईथर बना। यानी कि कुल कितने, टोटल कितने स्ट्रक्चर, टोटल कितने इसके फंक्शनल आइसोमेरिज्म निकले? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसका आंसर 7 हो जाएगा, ना कि ये 2। ऐसा नहीं कि एल्डिहाइड कीटोन ही बने, नहीं, 7 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है ना। तो 7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म को समझ लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो थी हम लोगों ने, नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें, वो कौन सी पढ़नी है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब ही क्या समझे? ऐसा कोई कार्बन एटम होना चाहिए जो कि ऑप्टिकल इनएक्टिव हो, यानी कि उस कार्बन से चारों वैलेंसी का हो डिफरेंट अटैच हो, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल एक्टिव सॉरी इनएक्टिव कहलाता। और जब उसमें ऑप्टिकल इनएक्टिव की प्रॉपर्टी होगी तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है CH, ठीक है, यहाँ पे मान लो CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है CH2CH3, मतलब अब देखो जरा, ये क्या लिखा हमारा? एल्डिहाइड ही तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर इस कार्बन की अगर बात करें हम लोग, इस कार्बन की बात करते हैं अगर, तो क्या है हमारा? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। ऐसे देखो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इधर एथिल ग्रुप लगा हुआ है, इधर मेथिल लगा हुआ है, और ऊपर क्या लगा हुआ? हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये हमारा क्या? हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, दैट मीन इट कैन रिप्रेजेंट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एल्डिहाइड सॉरी ग्लूकोज की बात करते हैं, हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? CHO COH CHOH COH COH और C, यहाँ पर OH और CH2OH। 1 2 3 4 5 6 गलत हो गया है, 7 कार्बन का हो गया था, वो नहीं लग रहा था। देखो जरा 4 हो गए थे, COH H और CH2OH। देखो ये बना हुआ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ग्लूकोज में क्या होता है हमारा? CHO, यानी कि एल्डिहाइड होता है। लेकिन हम इस कार्बन की अगर बात करते हैं तो देखो इस पे CHO, एक H, एक OH, एक इतना बड़ा ग्रुप, इसके बात करते हैं तो ये पूरा ग्लूकोज के सारे कार्बन जो होते हैं ना, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। तो ये भी क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता है। तो ये अगर ऑप्टिकल की बात करते हैं तो बस इतना से याद रखना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे लिए कौन रिप्रेजेंट करेगा? जिसके पास एक इनएक्टिव कार्बन। इनएक्टिव कार्बन का मतलब क्या है? ऐसा एक कार्बन है, असममित कार्बन, ऐसा एक कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी, जिसकी चारों जो जुड़े हुए चारों लोग जो जुड़े हुए हैं, वैलेंसी जिसे संयोजकता कहते हैं, वो अलग अलग हो। कैसे? इधर OH अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा, इधर हाइड्रोजन लगा, इधर ये इतना बल्कि ग्रुप लगा हुआ, बड़ा सा चेन लगी हुई कार्बन के, और ऊपर एल्डिहाइड लगा हुआ। अगर इस कार्बन की बात करें तो फिर H लगा हुआ, इधर OH लगा हुआ, इधर इतना ग्रुप लगा, इधर इतना ग्रुप। तो ये क्या है तुम्हारी? ये चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और जब ये डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, दैट मीन इट कैन रिप्रेजेंट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं, बस उसकी ओरिएंटेशन जो होती है, उसकी ज्यामिति जो होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, इसी वजह से इन्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड की अगर बात करते हैं आज हम लोगों ने, तो एल्डिहाइड के बारे में क्या पढ़ा, सबसे पहले स्ट्रक्चर में यही बनाया कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो sp2 हाइब्रिडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा इसके आइसोमेरिज्म पढ़ी है, जो चेन आइसोमेरिज्म पढ़ी है, यानी कि पार्ट जो श्रृंखला समावेता होती है, स्थान समावेता और फंक्शनल यानी क्रियात्मक ग्रुप समावेता यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और साथ में हम लोगों ने पढ़ी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर इसमें से कोई आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इतना दिक्कत में, मेरी फीवर है, मेरी तबीयत भी खराब है, 2 दिन से क्या ही बोलूं, आवाज ही नहीं निकल रही, लेकिन मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं ना। ओके, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।